नमस्कार। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे सर्वनाम के बारे में। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम का भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा की। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक मैं, मध्यम पुरुषवाचक तुम, बाकी सब अन्य। अब सर्वनाम के दूसरे भाग निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वनाम का दूसरा भाग है हमारे, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आसान से परिभाषा है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें इस शब्द को पकड़ना होगा कि सिर्फ वस्तु के लिए, ना कि व्यक्ति के लिए। पिछली वीडियो में तुलना की थी कि अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों जगह यह और वह आता है, तो यही फर्क था कि वहां पर व्यक्ति के लिए होगा यह वह अन्य पुरुषवाचक में, और निश्चयवाचक में यह और वह आता है, वो आपके वस्तु के लिए आता है। जैसे हम देखते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अब हमें यह और वह, ये दोनों शब्द मिले हैं, तो हमें ध्यान रखना ये शब्द सिर्फ वस्तु के लिए आएंगे, वस्तु के लिए आएंगे, ना कि किसी प्राणी के लिए। जैसे यह मेरा पंखा है, यह मेरा पंखा है, पंखा वस्तु है। वह तुम्हारी पुस्तक है, यह मेरा पंखा है, वह तुम्हारी पुस्तक है। ये आपकी कुर्सियां है, ये आपकी कुर्सियां हैं, वे आपके पेन हैं। इन वाक्यों से हमें स्पष्ट दिखता है कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में हम यह ध्यान रखना है कि यह और वह शब्द का प्रयोग जो हम करेंगे तो वह किसी वस्तु के लिए होगा, ना कि व्यक्ति के लिए। अगर वह व्यक्ति के लिए होगा तो वह आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, परंतु हमें यह वस्तु के लिए ध्यान रखना है। जैसे यह मेरा पंखा है, पंखा यहाँ पर अगर हम देखते हैं वाक्य में तो निर्जीव वस्तु है, इसलिए यह आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। पंखा आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। यह मेरा पंखा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह तुम्हारी पुस्तक है, पुस्तक निर्जीव वस्तु है, इसलिए आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपकी कुर्सियां है, कुर्सियां वस्तु है, तो इसलिए आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपके पेन है, पेन वस्तु आ गया, इसलिए आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। आसान तरीका है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम किसी निश्चित वस्तु के लिए करता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला हम सर्वनाम का तीसरा भेद पढ़ते हैं, वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा भेद हम पढ़ते हैं, वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, और सर्वनाम का तीसरा भेद है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
इसको हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही आसान है कि वे सर्वनाम शब्द, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में सिर्फ वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, वहां व्यक्ति का नाम का बोध नहीं होता है। जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी इसके अंदर आपके व्यक्ति भी आ रहा है और इसके अंदर आपके वस्तु भी आ रहा है। यहां से प्रश्न हमें उलझा सकता है, तो ऐसे उलझे हुए प्रश्नों को हमें अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आसानी से हल करना होता है। तो हम देखते हैं, जैसे हमें ध्यान रखना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित नहीं है, जैसे बाहर कोई खड़ा है। अब बाहर कोई खड़ा है तो कोई निश्चित नहीं है कि बाहर गाय खड़ी है, बैल खड़ा है, घोड़ा खड़ा है, लड़का खड़ा है या स्त्री खड़ी है। बाहर कोई खड़ा है, यही हमें स्पष्ट हो रहा है, या इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अंदर कोई बोल रहा है। अब अंदर कमरे के अंदर कोई बोल रहा है, अब कोई बोल रहा है तो हमें निश्चित नहीं है कि अंदर कौन बोल रहा है। लड़की बोल रही है, लड़का बोल रहा है, भाई बोल रहा है, पिताजी बोल रहे हैं, तो यहां पर भी आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि चाय में कुछ गिरा। अब शब्द आ गया कुछ, चाय में कुछ गिरा, मतलब हमें अनिश्चित है, अभी भी यह आइडेंटिफाइड नहीं है कि चाय में क्या गिरा है। चाय में कुछ गिरा है तो हमें पता नहीं है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अंदर किसी की आवाज आ रही है। अंदर से किसी की आवाज आ रही है। अब अंदर से किसी की आवाज आ रही है तो हमें पता नहीं कि अंदर से किसकी आवाज आ रही है, इसलिए भी आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार और हम देखते हैं कोई वाक्य कि यह किसी का घोड़ा है। अब यह घोड़ा किसी का है, हमें पता नहीं है, हम अवगत नहीं है कि घोड़ा किसका है, इसलिए आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। स्पष्ट शब्दों में ध्यान रखना है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चित का बोध कराते हैं, जिसमें निश्चय की स्थिति नहीं होती है, वे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आज कक्षा में हमने निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक के बारे में पढ़ा। बहुत ही आसान तरीका है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कर निश्चयवाचक कहलाते हैं, जैसे यह घड़ी है, यह पुस्तक है, यह मेरी घड़ी है, ये आपकी कुर्सी है। दूसरा हमने पढ़ा अनिश्चयवाचक के बारे में, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित और वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बोध कराते हैं, वे आपके अनिश्चयवाचक कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि का। तो आज कक्षा बहुत अच्छी रही, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।